जादुई कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। चिड़िया इंसानों की बस्ती की तरफ जा रही थी। उसे एक घर की छत से रोटी का एक टुकड़ा मिल जाता है। मैं ये रोटी का टुकड़ा जंगल ले जाती हूँ, आधा कालू भैया को दे दूंगी और आधा मैं खा लूंगी। रानू चिड़िया वो रोटी का टुकड़ा अपनी चोंच में उठाती है और वापस जंगल की तरफ उड़ती है। पेड़ की डाल पर कालू कौवा बैठा हुआ रानू चिड़िया की राह देख रहा था। मैं कब से यहाँ बैठा हुआ हूँ। रानो, क्या कुछ मिला खाने को? कौवे भैया, मैं थक गई हूँ। पता है, आज भोजन के लिए मुझे बहुत दूर तक जाना पड़ा। ये क्या है? ये रोटी है, इंसान इसे बहुत शौक से खाते हैं। लो, आधी तुम खा लो और आधी मैं खा लेती हूँ। रानू चिड़िया आधा रोटी का टुकड़ा कौवे को दे देती है। दोनों दोस्त मज़े मज़े से रोटी खाने लगते हैं। रानो, ये रोटी तो बहुत स्वादिष्ट थी। हम भी बनाएंगे, ये रोटी हम भी बनाएंगे अपने घर में। लेकिन कौवे भैया, ये बहुत मुश्किल काम है। माँ बताया करती थी कि पहले दानों को पिसवाना पड़ता है और बाद में आटे को गूंथकर रोटी बनती है। हम करेंगे, हम ये मुश्किल काम जरूर करेंगे। मैं तो आज के बाद रोटी ही खाऊंगा। दोनों अपने अपने घरों को चले जाते हैं। मुर्गा बोलता है। मुर्गे की आवाज़ सुनकर कालू कौवा नींद से उठ जाता है। रोटी रोटी, मुझे तो आज रानो चिड़िया के साथ इंसानों की बस्ती में जाना है। कालू कौवा जल्दी से नदी पर जाता है। वो मुंह हाथ धोता है और चिड़िया के घर की तरफ उड़ता है। चिड़िया चिड़िया, जल्दी दरवाजा खोलो। कौवा चिड़िया के दरवाजे पर दस्तक देता है और ऊंची आवाज में चिड़िया को बुलाता है। रानू चिड़िया उठती है और दरवाजा खोल देती है। कौवे भैया, क्या हुआ? आज तो आपने मुझे सोने भी नहीं दिया। रानो चिड़िया, चलो चले, आज हम इंसानों की बस्ती जाएंगे। वहाँ से दाना लेंगे, आटा बनाएंगे और रोटी बनाएंगे। देख लो, अगर रास्ते में मुझे धोखा दिया तो फिर दोबारा मैं तुम्हारा विश्वास नहीं करूंगी। मैं वादा करता हूँ, मैं इस काम में तुम्हारा पूरा पूरा साथ दूंगा। कौवा और रानू चिड़िया वहाँ से उड़ते हैं। दोनों उड़ते उड़ते इंसानों की बस्ती में पहुँच जाते हैं। वो दोनों किसान की पत्नी के पास जाते हैं। माँ जी, मैं और कौवा भी रोटी बनाएंगे, लेकिन हम रोटी अपनी बनाएंगे। क्या आप हमें बता सकती हैं कि रोटी कैसे बनती है? चिड़िया रानी, सबसे पहले खेत में जाओ और खेत से गेहूं की बालियाँ इकट्ठी करो। फिर उन बालियों से दाना अलग कर लेना। दाना पिसवा कर रोटी बनेगी। चिड़िया और कौवा दोनों किसान के खेत में जाते हैं। किसान के खेत में गेहूं की बालियाँ गिरी हुई थीं। रानू चिड़िया और कालू कौवा दोनों मिलकर काम करते हैं और गेहूं की बालियाँ जमा करते हैं। बालियाँ जमा करके वो एक जगह इकट्ठी कर लेते हैं और फिर कौवा उन बालियों से दाना अलग करने लगता है। कौवा एक मोटी लाठी से बालियों को जोर जोर से मार रहा था और रानू चिड़िया बालियाँ उठा उठा कर कौवे के पास रख रही थी। मैं थक गया हूँ, मेरी सांस फूल रही है। रोटी खाना कोई आसान काम नहीं है। काम करोगे तो ही रोटी मिलेगी। वो दोनों दोस्त गेहूं की बालियों से दाना अलग करके एक थैली में डाल लेते हैं। मैं थैली उठाता हूँ और अब हम चक्की वाले इंसान के पास जाते हैं। चक्की वाला इंसान कहाँ है? मुझे तो नहीं मालूम। मुझे पता है, जब मैं चोरी करता था तो एक बार मैं चक्की वाले इंसान का दाना चोरी करने गया था। दोनों फिर से उड़ते हैं और चक्की वाले इंसान के पास पहुंच जाते हैं। इंसान इंसान, हमें इन दानों से आटा बना दो। अब ही इंतजार करना होगा, मेरे पास पहले से काम है। कौवा और चिड़िया थोड़ी दूर एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं और चक्की वाला इंसान अपना काम शुरू करता है। जो भी आटा लेने आता, चक्की वाला इंसान उसके आटे में से थोड़ा आटा चोरी कर लेगा और तराजू में आटे की तरफ चुंबक लगा देगा। कौवा बहुत ध्यान से ये सब देख रहा था। ऐसे ही वो इंसान कौवे और चिड़िया के साथ भी करता है। आटा बन गया है, आकर ले जाएं। चिड़िया, वो इंसान सबको उल्लू बना रहा है, लेकिन मैं नहीं बनूंगा। मैं उस इंसान से अपना पूरा आटा लूंगा। चिड़िया और कौवा इंसान के पास जाते हैं। इंसान तराजू के नीचे चुंबक लगाकर आटा रखता है। देख लो, तुम्हारा आटा पूरा है। कौवा चुपके से चुंबक उतार देता है।
अब पूरा करो, हमें पागल बनाने की जरूरत नहीं है। हमारा जो आटा तुमने निकाला है वो पूरा करो। हम कोई इंसान नहीं है जो इतनी आसानी से उल्लू बन जाएंगे। इंसान जी, आप इंसानों में इतना लालच क्यों होता है? हम छोटे पक्षी बहुत मुश्किल से दाना दाना जमा करके लाए थे और आपने हमें ही चूना लगा दिया। झूठ मत बोलो, मैं तो इतना आटा ही दूंगा। लेना है तो लो, वरना तुम जाओ यहाँ से, कमजोर पक्षी कहेंगे। मैं भी देखता हूँ तुम कैसे दूसरों को चूना लगाते हो। चिड़िया चलो मेरे साथ, जाओ जाओ, बहुत देखे हैं तुम्हारे जैसे। चिड़िया और कौवा वहाँ से चले जाते हैं। कौवे भैया, आपने तो थोड़ा आटा भी नहीं लिया, अब क्या करेंगे? हम कमज़ोर पक्षी उस इंसान का क्या कर सकते हैं? इन इंसानों का एक राजा होता है जिसका आदेश ये सब इंसान मानते हैं। हमें राजा जी के पास जाना होगा और राजा जी को सारी बात बताना होगी। फिर देखना राजा जी उस लालची इंसान को कैसी सजा देते हैं। कौवा और चिड़िया फिर से उड़ते हैं और इंसानों की बस्ती की एक तरफ बने राजा जी के महल की तरफ जाते हैं। महल के दरवाजे पर एक सिपाही खड़ा था। सिपाही सिपाही, हमें राजा जी से मिलना है। अपना नाम पता लिखवाओ। मेरा नाम है रानो चिड़िया और ये है मेरा दोस्त कालू कौवा। हम पहाड़ों वाले जंगल से आए हैं। सिपाही दोनों का नाम पता लिख लेता है। ठीक है, यहाँ से सीधे जाओ और कौवे ध्यान रखना, वहाँ जाकर महल में बिठ ना कर देना, राजा जी गुस्सा हो जाएंगे। ठीक है ठीक है। चिड़िया और कौवा राजा जी के पास पहुंच जाते हैं। राजा जी, आपकी बस्ती में जो चक्की वाला इंसान है वो सभी को आटा कम तौल कर देता है। वो जब भी आटे का वजन करता है तराजू के नीचे चुंबक लगा देता है। वो चक्की वाला लालची और झूठा इंसान है। सिपाही जल्दी जाओ और उसे पकड़कर मेरे पास लेकर आओ। सिपाही घोड़े पर जाता है और चक्की वाले इंसान को पकड़कर ले आता है। राजा जी उस लालची इंसान को जेल डाल देता है और कौवे और चिड़िया का पूरा आटा उन दोनों को दे देता है। राजा जी शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। चिड़िया रानी, अब जल्दी से जाकर रोटी बनाकर खाओ और अपने बच्चों को भी दो। कौवा और चिड़िया महल से निकलते हैं और सीधे चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया रानी आटे में पानी मिलाकर गूंदती है और फिर रोटी बनाती है। दोनों दोस्त मिलकर गरम गरम रोटी का आनंद लेते हैं। इस बार तो कालू कौवे ने रानो चिड़िया का पूरा साथ दिया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। एक गांव में नैना नाम की लड़की रहा करती थी। वो बहुत ज्यादा गरीब थी और वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। जब वो 10 साल की थी तभी उसके पिता उसे छोड़कर स्वर्ग चले गए थे। तब से वो अपनी माँ के साथ ही रहती थी। उसकी माँ सिलाई का काम करती थी। उनका एक छोटा सा घर था। नैना के पिताजी ये घर उसकी माँ के नाम करके गए थे। नैना के रिश्तेदारों की नजर उनके घर पर थी। वो हमेशा उनके घर पर नजर रखते थे ताकि उनको अपने कब्जे में कर सके। नैना के चाचा चाची बहुत ही ज्यादा लालची थे। वो हर वक्त नैना की माँ से चिपके रहते थे ताकि वो घर को हथिया सके। एक दिन नैना के चाचा धोखे से उसकी माँ के सिग्नेचर प्रॉपर्टी के कागज पे ले लेते हैं। इस बात का पता ना नैना को चलता है ना नैना की माँ को। कुछ दिन बाद नैना के चाचा घर पे आते हैं और उनका सामान बाहर फेंकने लगते हैं। ये देखकर नैना बोलती है, अरे चाचा, आप ये क्या कर रहे हैं? आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? हाँ भैया, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप हमारा सामान बाहर क्यों फेंक रहे हैं? ये तो गलत है ना। नैना की चाची भी नैना और उसकी माँ का सामान बाहर फेंकने लगती है। सुनो तुम दोनों माँ बेटी, अब तुम इस घर से निकल जाओ। ये घर हमारा है, इसीलिए तुम्हारा सामान हम बाहर फेंक रहे हैं। अब तुम इस घर में नहीं रह सकती। अरे देवरानी जी, ये क्या कर रही हो? ये हमारा घर है। ये घर तुम्हारा था, लेकिन धोखे से हमने तुम्हारे सिग्नेचर ले लिए। अब ये घर हमारा है और अभी के अभी इस घर से निकल जाओ। बेचारी नैना और उसकी माँ दोनों घर छोड़ देती हैं। अब उनके पास रहने को कोई जगह नहीं होती है।
वो जंगल के रास्ते चलने लगती है। जंगल में उन्हें एक छोटी सी झोपड़ी दिखाई देती है। वो किसी बूढ़ी औरत की थी। उन दोनों को इस हालत में देखकर वो बूढ़ी औरत अपनी झोपड़ी में उन्हें बुला लेती है और वहीं पर वो दोनों माँ बेटी रहने लगती है। नैना की माँ की तबीयत बहुत खराब होने लगी थी। उनको ये सदमा बर्दाश्त नहीं हुआ था। उनकी अब इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि अपना पेट भर सके। नैना अपनी माँ के लिए बहुत परेशान थी। वो बूढ़ी औरत भी ज्यादा कुछ नहीं कर सकती थी। वो बस उन्हें पनाह दे सकती थी। वो भी अपना गुजारा बहुत मुश्किल से कर पाती थी। नैना अब बाहर जाती है और जंगल के रास्ते चलने लगती है। उसे अपनी माँ की चिंता सता रही थी। तभी रास्ते में उसे एक परी नजर आती है। वो नैना से बोलती है, नैना, मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ और मैं ही हूँ जो तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। पर आप मेरा नाम कैसे जानती है? मैं एक परी हूँ और इसीलिए मैं तुम्हारा नाम जानती हूँ। तभी वहाँ पर परी दो रास्ते प्रकट करती है। नैना, मेरी बात ध्यान से सुनो। ये दो रास्ते हैं। एक रास्ते में तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक हो सकती है। तुम्हारी माँ पहले की तरह स्वस्थ हो सकती है। और दूसरा रास्ता ये है कि इस रास्ते में तुम्हें बहुत सारा सोना, चांदी, पैसा, घर, दौलत सब मिलेगा, लेकिन तुम्हारी माँ नहीं मिलेगी। अब ये तुम्हारा फैसला है। नैना कुछ ज्यादा नहीं सोचती और वो वही रास्ता चुनती है जिसमें उसकी माँ की तबीयत के बारे में बताया गया था। वो उस रास्ते चलने लगती है। वहाँ पर उसे एक छोटी सी बच्ची मिलती है जो नैना से कहती है, ये लो दीदी, ये छोटा सा फूल अपनी माँ के सर पे रख देना। उसके बाद आपकी माँ की तबीयत पहले की तरह ठीक हो जाएगी। इतना कहने के बाद वो बच्ची और वो रास्ता दोनों गायब हो जाते हैं। नैना वो गुलाब का फूल लेकर अपने घर आ जाती है और वो गुलाब का फूल अपनी माँ के सर पे रख देती है। उसकी माँ पहले की तरह ठीक हो जाती है और जिस झोपड़ी में वो रह रहे थे वो एक आलीशान महल में बदल जाती है और वो फूल भी गायब हो जाता है। उस आलीशान महल में बहुत सारा सोना, चांदी और पैसा भी रखा हुआ था। नैना ये देख के हैरान हो जाती है। तभी वो परी प्रकट होती है और नैना से कहती है, नैना, मैं तुम्हारी ईमानदारी से बहुत खुश हुई। तुम बहुत ईमानदार लड़की हो और तुमने सिर्फ अपनी माँ के बारे में सोचा। ये सब मैं तुम्हें उपहार में दे रही हूँ। ये कहने के बाद परी गायब हो जाती है और नैना अपनी माँ को गले लगा लेती है और नैना बाजार में एक कपड़े की दुकान खोलती है और उन पैसों से गरीब बच्चों की मदद करती है। वो बहुत ही प्यारी और समझदार लड़की थी।